बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं दो तीन चीजों के ऊपर। एक जो शहीद अरशद शरीफ का केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वगैरह ले लिया है। अब ये भी सो मोटो एक्शन वगैरह लिया है, ये क्यों लिया है ये हम खुलकर बात करेंगे इस तमाम तर केस के हवाले से। इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है और कुछ नेगेटिव भी है, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है, रशिया ने कहा है कि पाकिस्तान को कोई ऑयल वगैरह सेल नहीं करना। इसके ऊपर इंडिया ने बहुत ज्यादा तेजी से रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है और इंडिया मैसिवली अपनी ऑयल प्रोक्योरमेंट वगैरह बढ़ा रहा है रशिया के ऑयल के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो करे इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी चीज के ऊपर बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ना एलिए वगैरह है और आसिफ जरदारी की एक स्टेटमेंट है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया तो जमहूरियत हार जाएगी, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं कि ये क्या तमाशा है। सो ये सारी की सारी चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आते हैं शहीद अरशद शरीफ के केस के ऊपर। अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है, बड़ी देर से लिया है, पहले लेना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है लिया भी है और उसके बाद ऑर्डर भी कर दिया है कि सबसे पहले आप एफआईआर काटें। एफआईआर काटेंगे तो किनके खिलाफ काटेंगे? नामालूम अफराद के खिलाफ मोस्टली काटेंगे। और किसकी मुद्दत में काटेंगे? क्या उनकी वालदा की मुद्दत में काटेंगे? उनकी वालदा की मुद्दत में ही काटनी चाहिए एफआईआर। अब एफआईआर काटने के बाद क्या होगा? एफआईआर काटने के बाद जो बुनियादी प्रोसेस ये होता है कि सबूत कलेक्ट किए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब सबसे पहले जो लोग आएंगे वो ये लोग आएंगे जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद के ऊपर केसेस वगैरह किए हैं। वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे, उनका बैकग्राउंड खुलकर सामने आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं। अब ये लोग सारे के सारे पाकिस्तान छोड़कर भाग भी सकते हैं, या इनको रफा दफा भी किया जा सकता है, या इनको छुपाया भी जा सकता है, या ये अलग तरह से ड्रामा कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, एसएचओ ने डाल दी, एसएचओ भी भागने के चक्कर में लग सकता है। सो ये तमाम तर चीजें आने वाले दिनों में होंगी। लेकिन ये काम अच्छा हुआ है कि एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, सबूत जमा होंगे। ये एक बहुत बड़ा लेवल का केस बन जाएगा, ये एक पावरफुल केस बन जाएगा अगर इसके ऊपर अच्छी नीयत के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सबूत वगैरह नहीं होंगे, मिट गए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सबूत हो या ना हो, सर्कमटेंशियल एविडेंस वगैरह भी आ गया तब भी बहुत है। और धीरे धीरे ये उंगलियां पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे। एट द इनिशियल स्टेजेस नहीं, लेकिन 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद या 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद धीरे धीरे उंगलियां पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगी और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये बात मैं फ्रेंकली बता रहा हूं। आजम सवाती का केस, शहीद अरशद शरीफ का केस और फिर ये जो इमरान खान के ऊपर गोलियों का केस है, ये जो इन्होंने 25 मई को बर्बरियत की थी, ये वाला केस हो गया। ये इनके ऊपर एक और केस हो जाएगा जो इन्होंने ऑपरेशन रिजीम चेंज किया था, ये वाला केस हो गया। पाकिस्तान की पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर देने की कोशिश की, आईएसआई के ऑफिसर्स को डायरेक्टली यूटिलाइज करने की कोशिश की। ये बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग चुप नहीं रहेंगे। अगर एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ गई और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी तो ये सारे के सारे लोग तो खुलकर बातें करेंगे कि हमें फलां सेक्टर कमांडर ने बात की, हमें फलां सेक्टर कमांडर ने फोन किया, हमें आईजी ये कहता था, आईजी को सेक्टर कमांडर ये कहता था। तो यहाँ से ये बातें सारी की सारी आने शुरू हो जाएंगी और जब ये बातें खुलकर सामने आएंगी तो ये कोर्ट में कभी भी पाकिस्तान आर्मी स्टैंड नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से ये पहले से ही नैरेटिव बनाना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के रिटायर आर्मी ऑफिसर्स वो ये बनाना शुरू कर रहे हैं कि यार देखो जी जो कुछ हो गया उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए, माजी को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कब तक आगे बढ़ते रहेंगे बेशरम लोगों, कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? हर बार तुम्हारा जनरल का दिमाग खराब होता है और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके जाता है। क्या चाहते हो पाकिस्तान के साथ? के पाकिस्तान टूट जाए? टूट जाने से क्या होगा? तुम लोगों का क्या होगा? तुम्हारे तो सारे बच्चे मुल्क छोड़कर चले गए, मुल्क से बाहर बैठे हुए। ये मुल्क भी तो गरीब लोगों का है ना, गरीब लोगों की हालत खराब होगी। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारे तो सारी औलादे बाहर बैठी हुई है। ये मैं पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जनरल्स को कह रहा हूँ क्योंकि ये सब के सब गद्दार है। गद्दार वो नहीं होता जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए काम करे और दूसरे दुश्मन मुल्क के लिए स्पाई करे, दुश्मन मुल्क की एजेंसी के लिए काम करे। ये तो एक बड़ा वाला गद्दार हो गया। इससे भी छोटे छोटे गद्दार होते हैं, इससे भी बड़े गद्दार ये होते हैं जो कि मुनाफिक होते हैं। वो कौन से गद्दार होते हैं? जो अपना काम ठीक से ना करे, जो प्रोफेशनलिज्म ना दिखाए, जो अनलॉफुल कमांड को ओबे करे, जो पाकिस्तानी रियासत को लूटे, उससे पैसा निकाले और कीनिया के अंदर जाकर बिजनेसेस बनाए। तो ये भी लोग गद्दार होते हैं। ऐसे नहीं होता जो सिर्फ दुश्मन के लिए स्पाई करे वही गद्दार है। ये लोग बाय कंडक्ट गद्दार हैं। बहरहाल, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा खतरा लगता है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल एक्टिविज्म से वो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ अरशद शरीफ शहीद का मामला भी देख रही होगी और दूसरी तरफ कोशिश करेगी कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई वगैरह कर लिया जाए। फिर पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर ये सेल आउट करने की कोशिश की जाए, देखे जी हमने अरशद शरीफ का मामला भी देखा, ये भी देख रहे हैं, हम तो न्यूट्रल लोग हैं, हम तो मुनासिब तरीन लोग हैं, हम तो इंसाफ कर रहे हैं, हमारे सामने कानून आइन वगैरह सब कुछ सुपीरियर है, बाकी कुछ नहीं है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने सारे के सारे फैसले कर दिए हैं कि हम इसको ऐसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम इसको पार्टी की लीडरशिप के ऊपर नहीं रहने देंगे। इलेक्शन कमीशन एक काम कर दे, पीटीआई को खुद ही चलाना शुरू कर दे। इलेक्शन कमीशन ने जितने भी फैसले किए हैं इनके ऊपर जब स्क्रूटनी होगी, इनकी जब थारोली इन्वेस्टिगेशन होगी तो इलेक्शन कमीशन के भी तबाही मच जाएगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ना मुझे सुप्रीम कोर्ट से कुछ लेना देना है, ना मुझे किसी आर्मी चीफ से या आर्मी के इंस्टीट्यूशन से कुछ लेना देना है। मेरा मकसद यही है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो, पार्लियामेंट दोबारा से बुलाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाए, उससे पूछे कि जब
25 मई को ये बर्बरियत हो रही थी, तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? इसके अलावा आर्मी चीफ को बुलाए, जनरल कमर जावेद बाजवा को जो कि रिटायर हो चुका है, इसको पार्लियामेंट के अंदर बुलाए और उससे पूछे कि तुम क्या कर रहे थे। एक्चुअल डेमोक्रेसीज ऐसे काम करती है, जो गर्दनों से चीफ जस्टिस को, जो गर्दनों से आर्मी चीफ को पकड़ के बुलाती हैं और उससे पूछती हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं। आपकी आईएसआई के वालों को बुलाए पार्लियामेंट और उनसे पूछे कि ये लोग क्या कर रहे थे। इस वक्त गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी वगैरह नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, उसकी लेजिटिमेसी भी होगी, उसके पास अथॉरिटी भी होगी। उनको बुलाना चाहिए तमाम तर फौजी ऑफिसर को, तमाम तर जुडिशियल ऑफिसर्स को, तमाम तर इलेक्शन कमीशन के मेंबर से कि आप लोग क्या कर रहे थे। एक्चुअल में सबसे बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वजह यह कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बैठी है। अगर लेजिटिमेट गवर्नमेंट इमरान खान की आती है और इमरान खान पॉलिटिकल विल शो नहीं करता और यही पुराने वाले ड्रामे शो करता है, तब भी क्या हासिल कर लेगा? कुछ भी हासिल नहीं कर लेगा। ये सबूत छुपा देंगे, ये और ज्यादा लीगल बत्तियों के पीछे लगा देंगे, कहेंगे ये टेक्निकलिटी है, ये टेक्निकलिटी है। आपको एक्चुअल स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि सब्र से बर्दाश्त कर लिया जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने पुलिस ऑफिसर्स ने इलीगल ऑर्डर्स लिए हैं सेक्टर कमांडर से, उन सबको फांसी देनी होगी। जितना इलीगल ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको फांसी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फांसी होगी, आपके जनरल्स को फांसी होगी, और आपके मीडिया के सपोर्टर्स जिन्होंने इलीगल ऑर्डर्स लेकर मीडिया के ऊपर नैरेटिव सेल करने की कोशिश की है, इनको भी फांसी होनी चाहिए। ये वो चीज है जो पाकिस्तान डिमांड करता है। अगर हम पाकिस्तान को ये चीज डिलीवर नहीं कर सकते तो एक्चुअली में हम कुछ भी नहीं चेंज कर रहे, हम सिर्फ एक गवर्नमेंट को चेंज कर रहे। गवर्नमेंट को चेंज करने से आपके मुल्क की रियासत की नेचर नहीं चेंज हो रही। अगर हमने रियासत की नेचर को चेंज करना है तो हमने इन लोगों के ऊपर हाथ डालना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूं कि शहीद अरशद शरीफ का केस इनके गले में पड़ेगा, और अगर इमरान खान की नीयत हुई और हिम्मत भी हुई तो ये सारे का सारा काम इस फौज का हम तमाम करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अब जी आ जाते हैं, रशिया से गैस लेने के लिए गए थे आपके मुसद्दिक मलिक साहब, गालियां खाकर वापस आ गए, कोई गैस वगैरह नहीं मिली इसको। ये जियो न्यूज के ऊपर अब फेक नैरेटिव वगैरह प्रमोट कर रहे हैं ताकि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सके, जिसकी वजह से डॉलर का फ्लो वगैरह कम हो जाए। आपकी एलसीज वगैरह सारी की सारी रुकी हुई है, 2 महीनों से एलसीज रुकी हुई है। इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर की पेमेंट आपने पाकिस्तान से बाहर जाने ही नहीं दी। अगर आप एलसीज को खोल देते हैं तो 4 बिलियन डॉलर आपके फॉरेन एक्सचेंज से उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका डॉलर और रुपी का कंपैरिजन बिल्कुल खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका रुपी तकरीबन 300 भी क्रॉस कर सकता है। सो मैं ये चाहता था कि ये हो, ये इसाकदार, ये फौज, इन सबको लग पता जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और इसका अल्टीमेट कंक्लूजन ये होगा। आप इसकी जगह पर इंडिया को देख लीजिए। इंडिया ने अपने आप को देखे कैसे मोबिलाइज किया है ऑयल लेने के चक्कर में। रशिया से ऑयल ले रहे हैं और सस्ता ऑयल ले रहे हैं। उसके बाद इंडिया स्लोली एंड ग्रेजुअली सऊदी अरब से भी कम ऑयल ले रहा है, इराक से भी कम ऑयल लेता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा रशिया से ऑयल ले रहा है। और उसके अलावा ऑयल सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा कि वो इसको डे टू डे यूज में ला रहा है, वो इसको सेव भी करता जा रहा है, मतलब अपने रिजर्व्स बढ़ाता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है, वो इंडिया और बढ़ाता जा रहा है। ये भी आपके काम आते हैं, ये भी आपका एक करेंसी होती है, हार्ड वैल्यू करेंसी होती है। सो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी क्योंकि उनको बहुत सस्ता ऑयल मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। इंडिया की टोटल ऑयल कंजप्शन 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। अगर आप कैलकुलेट करें कि उनको 30% डिस्काउंट के ऊपर ऑयल मिल रहा है या 20% डिस्काउंट के ऊपर ऑयल मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया तकरीबन 15 बिलियन डॉलर एनुअली बचा रहा है। 15 बिलियन डॉलर तकरीबन 3000 अरब रुपए से ज्यादा पैसा बनता है, जो आपकी पाकिस्तान आर्मी का 2 साल का बजट बन जाता है। सो 2 साल का पाकिस्तान आर्मी का बजट वो इंडिया फायदे में ले रहा है। अगर इंडिया की जगह हम 20 बिलियन डॉलर का ऑयल वगैरह ले लेते रशिया से, या हम मार्केट मिक्स के मुताबिक 10 बिलियन डॉलर का ले लेते, तो 30% डिस्काउंट की वजह से हमें 3 बिलियन डॉलर प्रॉफिट बचता। 3 बिलियन डॉलर जो हम इस वक्त IMF से मांग रहे, ये हमारे पास होते, अपने पैसे होते, ये भी हमें प्रॉफिट देता, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा देता। ये 3 बिलियन डॉलर जो हमें डेट रिपेमेंट करनी थी उसमें दे सकते थे, हमें दुनिया के सामने भीख तो ना मांगनी पड़ती। सो ये आर्मी किस मुंह से खुद को छुपाती फिरेगी? ये रिटायर फौजी जो नैरेटिव बना रही है, किस मुंह से छुपाते फिरेंगे? ये रैंक एंड फाइल, ये कैप्टन, ये मेजर, ये फौजी लोग, ये कहां से छुपते फिरेंगे? सारे के सारे फैक्ट्स इनके सामने है, सारी की सारी दलीलें इनके खिलाफ है, सारे लोग गवाही दे रहे कि ये लोग कातिल हैं, ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग चोर हैं। तो ये कहां छुपेंगे ये फौजी? भाड़ में जाए पीपल्स पार्टी, भाड़ में जाए नून लीग, भाड़ में जाए नवाज शरीफ। असल कातिल तो फौजी, असल दहशतगर्द तो फौजी, असल चोर तो फौजी। बहरहाल अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई वगैरह करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितने भी फैसले कर रहा है, पुलिस जितने भी फैसले कर रही है, ISI के लोग जितने भी फैसले कर रहे हैं, इनको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। बड़ा जबरदस्त तरीके से इनसे जवाब मांगा जा सकता है। पार्लियामेंट की कमेटी बनाए जो इन्वेस्टिगेट करे, उसे एम्पावर करे, लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू उसके हाथ पांव मजबूत कीजिए, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करे कि ये जो फैसले लिए गए थे वो किस मेरिट के ऊपर लिए गए थे, किस किसने फैसले लिए थे, क्यों लिए थे। मैं आपको
गारंटी करता हूँ इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स अपने मेंबर्स की तरफ उंगलियां उठाकर कहेंगे कि ये इन लोगों ने फैसले लिए थे, और जब उन मेंबर्स की तरफ उंगलियां उठेंगी तो वो अपने मास्टर्स का नाम लेंगे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे। और ऐसा फौज के अंदर भी होगा, फौज के जितने भी सेक्टर कमांडर ये जो तमाशा कर रहे हैं ये सब के सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके कलीग्स ही उनकी तरफ उंगलियां उठाकर कहेंगे कि यार ये बंदा था जिसने ये सब कुछ किया था। तो ये भी दिन आने वाला है, ये भी दिन हम देखेंगे। सिर्फ मसला ये कि क्या इमरान खान की विल है ये सब कुछ करने की, क्या इमरान खान की नीयत है, या सिर्फ वो दोबारा से आकर एक और ड्रामा करेगा। अगर ड्रामा करेगा तो फिर उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, लोगों को पता चल जाएगा। बहरहाल आसिफ जरदारी की एक स्टेटमेंट आई है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया तो जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर हार जाएगी। जनाबे आली, जमहूरियत का नाम पीपुल्स पार्टी नहीं है, ना कभी होगा ना कभी था। ये जो जमहूरियत का ठेका आपने ले रखा है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं एक हद तक आपकी बात को मानता हूं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे पुरानी है, जमहूरियत की अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे ज्यादा है, स्टेट क्राफ्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे ज्यादा है, लेकिन इलेक्शन के अंदर में से जो भी पार्टी आती है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, और जमहूरी रवायतें यही कहती हैं कि उस पार्टी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर उस पार्टी का IQ लेवल हो या ना हो, वो डम पार्टी हो, वो इडियट हो, वो नॉनसेंस हो, मगर जो भी हो, लेकिन एक इलेक्टेड पार्टी है जिसको इज्जत करना हमारा काम होता है। यही जमहूरियत का बुनियादी उसूल होता है। और अगर आप इस पार्टी को चैलेंज करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी की पॉलिसी चेंज कीजिए, अपनी पार्टी के अंदर रिफॉर्म लाइए। ये जो इलिटोक्रेटिक पार्टी बनाई हुई है जहां पर सारी की सारी अशराफिया बैठी हुई है, वहां पर नए लोगों को आने दीजिए, अपनी पॉलिसी करप्शन के हवाले चेंज कीजिए, नई लीडरशिप को आने दीजिए। ये सरदार वडेरे, ये इलीट, ये करप्ट टोला जो आपने पार्टी के अंदर जमा किया हुआ, इन्हें हटाइए ना, ये ना हटाएं। सिर्फ अवाम को चेंज करें, अवाम का सोच बदले के गुलाम सोच रखें अवाम को, कि अवाम की सोच को इस तरह से बनाए कि वो हमारी गुलामी को एक बादशाह के तौर के ऊपर कबूल कर ले और हम उनके अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाएं, जिसे कोई चैलेंज ना कर सके, जिनके पास सुपीरियर विजडम हो और जो विजडम अवाम के पास ना हो। जो आपके तलवे चाट रहे हैं ना हामिद मीर जैसे लोग, जो आपको कह रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, करने दीजिए। आपके पास मीडिया है ना, नैरेटिव बनाइए। कहां तक पहुंच रहे हैं? कुछ हासिल हो रहा है? कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। अल्टीमेटली आपको पता है कि लेजिटिमेसी ऑलवेज मैटर। एक रियासत के अंदर अगर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती है तो उस रियासत के अंदर बगावतें होती हैं, उस रियासत के अंदर कोहराम मचा होता है, उस रियासत के अंदर केओस होता है, उस रियासत के अंदर एनार्की होती है, जिसकी वजह से अगर उस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी नहीं हटाया जाता तो वो रियासत फ्रैक्चर हो जाती है, उस रियासत के टुकड़े हो जाते हैं। 1971 में हमारे साथ हो चुका है, आज भी हो रहा है। आज इस रियासत की क्रेडिबिलिटी क्या है, इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, कौन सी लेजिटिमेसी है इस रियासत के अंदर? लेजिटिमेसी ना होने की वजह से पूरी की पूरी रियासत हमें ताकत के जोर के ऊपर चलानी पड़ रही है। ताकत के जोर के ऊपर हम कितने दिन चला सकेंगे? आने वाले दिनों में हमारे दुश्मन हमारी इन कमजोरियों से फायदा उठाएंगे और इस रियासत को फ्रैक्चर कर देंगे। आपको भी पता है, इस आर्मी को भी पता है, इस कोर्ट को भी पता है कि एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट इस वक्त मुल्क के अंदर बैठी हुई है, जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है, जिसकी वजह से हमें रियासत ताकत के जोर के ऊपर चलानी पड़ रही है। और कोई भी रियासत ताकत के जोर के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं चलाई जा सकती। अल्टीमेटली वो रियासत फ्रैक्चर हो जाती है। हर डिक्टेटर ने रियासत को ताकत के जोर के ऊपर चलाने की कोशिश की। अयूब ने चलाया, 71 में मुल्क तोड़ दिया। जिया ने चलाया, दहशतगर्दी फैला दी। जनरल मुशर्रफ ने ताकत के जोर के ऊपर चलाने की कोशिश की। अल्टीमेटली क्या हुआ? पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले थे और दहशतगर्दी इस हद तक बढ़ गई, हम सारे के सारे लोग छुपते फिर रहे थे। 80,000 पाकिस्तानियों को जाने देनी पड़ी जनरल मुशर्रफ की वजह से। जब भी आप ताकत के जोर के ऊपर रियासत चलाते तो रियासत फ्रैक्चर होती है, टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम होती है। ये सबको पता है, लेकिन आप लोग एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप सबको पता है इमरान खान आ गया तो आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। आपका ये जो ड्रामा है कि हम लोग सही लोग हैं, हमारे पास इनफाइनाइट विजडम है, हम ही सब कुछ समझते हैं और हमारे अंदर ही बहुत बड़े कारकुन बैठे हुए हैं, सो ये ड्रामा भी टूट जाएगा। अल्टीमेटली देखते हैं कि आगे क्या होता है। एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान ने ही प्राइम मिनिस्टर बना है, उसके बाद इमरान खान क्या करता है वो डिसाइड करेगा कि ये रियासत एक आजाद रियासत रहनी है या फिर से एक मिलिट्री डिक्टेटर के अंदर ही रहनी है और एक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर ही चलनी है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।